नमस्कार विद्यार्थियों, कल हमने नई कविता के निबंध के व्याख्यान क्रम में नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं पढ़ी थी। कुछ विशेषताएं कल की थी हमने, उसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाते हैं। अगला बिंदु जो हम आज लेंगे वो है विषय वस्तु की विविधता। जैसा कि शीर्षक से ही लगता है कि नए कवियों ने प्रकृति, उदात्त चरित्र, विशेष घटना, कोई विशेष पौराणिक या ऐतिहासिक कथानक इत्यादि को ही अपने कविता का विषय नहीं बनाया। पूर्व में इनकी प्रधानता रही, किंतु नए कवियों ने विषय वस्तु की विविधता पर बल दिया। विषयों के चयन में किसी प्रकार का कोई तय मानदंड निर्धारित नहीं रहा। विषय वस्तु की सृष्टि बड़ी हो गई, उसकी परिधि में व्यापक कथ्य ग्रहण किया गया। शोषण, पीड़ा, अत्याचार, गरीबी आदि का चित्रण कविता में हो चुका था। साथ ही सामान्य व्यक्ति, जिसमें मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, कामकाजी जीवन शैली इत्यादि भीतर मन के भीतर मानवीय उद्वेलन इत्यादि को भी अनावृत करके नई कवियों ने अपने काव्य का विषय बनाया। इन कवियों ने अपनी भावनाएं इस प्रकार व्यक्त की। मुक्ति से संवार यह वंदन, तोड़ दे सीमा सकरी, बुझा बत्तियाँ लाल हरी, चुन तारे कलियाँ ककड़ी भी, पथ पर बिखरी, उपजीव्य तेरा जीवन। विभिन्न प्रकार के विषय हुए, तो उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्दावली भी कहीं हमें अजीब लग सकती है और कहीं बोलचाल की सी शब्दावली को प्रयुक्त किया गया। अगला बिंदु है नैराश्य और पीड़ा। नई कविता में एक और जीवन के प्रति आस्था का सशक्त स्वर है, तो दूसरी ओर अस्तित्ववादी चेतना की ओर उन्मुख दृष्टि होने के चलते अनास्था, निराशा, व्यक्तिवादी कुंठा, मरण बोध इत्यादि भी पाए जाते हैं। धर्मवीर भारती इस भावना को यूं स्वर देते हैं, ओ मेजों की कोरों पर माथा रखकर रोने वाले, हर एक दर्द को नए अर्थ तक जाने दो। मानो सीधी चुनौती कि जो बंधी बंधाई लीक है, जिस सीमा में अब तक लेखन हुआ, चिंतन हुआ, उससे परे भीतर की जो निराशा और कुंठाएं हैं, उन्हें भी काव्य का विषय बनाया गया। अगला बिंदु है सामाजिक चेतना। प्रयोगवादी कवि व्यक्ति के अहम, निराशा, आशा, कुंठा, चेतना, विश्वास आदि को अति वैयक्तिक स्तर पर व्यक्त करते थे, किंतु नए कवियों ने इस उत्तरदायित्व को लोक के जीवन विश्वास, उसके सुख दुख, हर्ष विषाद, आशा आकांक्षा इत्यादि को सम्मिलित करते हुए अभिव्यक्ति प्रदान की। नई कविता लोक जीवन की अनुभूतियों, सौंदर्य बोध, प्रकृति और उसकी
समस्याओं को मानवीय भूमि पर ग्रहण करती है। यह मानवता अदम्य जिजीविषा की भी पोषक है। नूतनता की ओर अग्रसर होना मानव की जन्मजात मनोवृत्ति है, यानी कुछ नया करना। जो हो चुका है उसमें थोड़े फेरबदल के साथ भी हो भले, पर कुछ नया हो। वह अपने जीवन के प्रत्येक पल को अतीत की अपेक्षा अधिक आनंदमय व अधिक सुखप्रद बनाने का प्रयास करता है। उसकी जिजीविषा उसे अधिकाधिक आनंदपूर्ण जीवन यापन के लिए प्रोत्साहित करती है। यद्यपि आनंद की परिभाषा युग सापेक्ष नहीं होती। आनंद आध्यात्मिक चेतना से जुड़कर भी हो सकता है और जीवन के किसी भी कर्म को निष्काम भाव से, कर्तव्य बोध से और सरलता से करने पर भी हो सकता है। इन नए कवियों को ये बोध रहा कि अदम्य जिजीविषा से हम समाज से जुड़े रह सकते हैं। अगला बिंदु है राष्ट्रीयता का भाव। राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति की भावना भावनात्मक स्तर पर साहित्य में प्रारंभ से ही चित्रित हुई है। नए कवियों में राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई कविताएं हैं, लेकिन स्वतंत्रता से पूर्व लिखी गई राष्ट्रीय कविताओं से इनकी भिन्नता है। भाव में, भाषा में, अर्थ में, ध्वनि में, सब में। एक स्वप्निल दुनिया से बाहर निकलकर प्रांतीयता, सांप्रदायिकता आदि के विभिन्न संकुचित कटघरों से भी बाहर निकलकर सोचने की बात कही गई है। प्रांतीयता के जहरीले स्वरूप पर वात्स्यायन जी की ये पंक्तियाँ, ओ मेरे अफसर, मैंने तुम्हें क्या बिगाड़ा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्या यह इतना बड़ा अपराध है कि मैं भारतीय तो हूँ पर तुम्हारे प्रांत का नहीं हूँ। छोटी छोटी कटघरे में जो सोच है, उस सोच से अज्ञेय जैसे कवि अपनी नई कविता के भाव बोध से जोड़कर मानव को, समाज को मानो बाहर निकालना चाहते हैं। अगला बिंदु है व्यंग्यात्मकता। नई कविता व्यंग्य और विद्रोह की कविता है। युगीन विसंगतियों और ढोंग ढकोसलों के विरोध में नई कविता में सशक्त व्यंग्य उभरा है। इस दृष्टि से नए कवि अपने सभी पूर्व रचनाकारों से कुछ आगे हैं। अनेक स्थानों पर व्यंग्य इतना तीखा प्रहार करता है कि उसका रूप कटुक्ति में परिणत हो जाता है। शहरी सभ्यता पर व्यंग्य करते हुए अज्ञेय कहते हैं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, न होगे। नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। कितना तीखा प्रहार कर रहे हैं कवि। प्रतीकात्मक शैली में एक बनावटी जीवन शैली जिसमें कहीं स्नेह नहीं है, मानो एक दूसरे को शक और भ्रम की निगाह से देखने का जो जहर मानव जाति में बढ़ता जा रहा है, उसको संकेत किया गया है। सर्वेश्वर जी ने इसी व्यंग्य को पोस्टर और आदमी कविता में कहा है, लेकिन मैं देखता हूँ कि आज के ज़माने में आदमी से ज़्यादा लोग
पोस्टरों को पहचानते हैं, वे आदमी से बड़े सत्य हैं। आदमी से आदमी की बढ़ती हुई दूरी, निरंतर पांव पसारता परस्पर का अविश्वास नई कविता के कवियों के व्यंग्य का सीधा निशाना बने हैं। अब हम लेते हैं कविता के कला पक्ष को। हमने देखा कि भाव पक्ष में नई कविता सबल है, नवीन है, प्रोत्साहन से पूर्ण है, व्यंग्य से सज्जित है, सत्य के करीब है और कहीं कहीं उखड़े मन को भी मानो व्यक्त करके पुनः स्नेह से सिंचित करना जानती है। इन साहित्यकारों ने के भाव पक्ष पर विचार करने के उपरांत अब हम नई कविता की कला पक्ष संबंधी कुछ विशेषताओं को रेखांकित करते हैं। नई कविता का कथ्य भी परंपरा से भिन्न, बहुमुखी और उन्मुक्त रहा और उसकी अभिव्यक्ति भी स्वाभाविक है, नए लिबास में ही आनी थी और ये हुआ भी। नई कविता है तो नई शैली। कहते हैं शैली इज़ द ड्रेस ऑफ थॉट, शैली विचारों का परिधान है। कविता ने शिल्पगत ढांचे में भावगत ढांचे के समान ही परिवर्तन कर लिया। हम पहले लेते हैं बिंब विधान। नई कविता का भावबोध जिस प्रकार नूतन दिशा की ओर संकेत कर रहा है, उसी प्रकार उसका शिल्प विधान भी नवीनता की ओर उन्मुख है। यही कारण है कि नई कविता में कितने ही नए नए बिंबों का अन्वेषण हुआ है। नए बिंब, एक उदाहरण कवि धूमिल की कविता में इस प्रकार देखिए। न कोई छोटा है न कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। कितनी अद्भुत बात है कि शिल्प देखिए, अपनी बात को जूते के प्रतीक के माध्यम से भीतर की कटु सच्चाइयों को नए शिल्प से अभिव्यक्ति दी गई है। श्री अज्ञेय जी की कविता चिड़िया की कहानी एक उत्कृष्ट बिंब को खड़ा करती है। उड़ गई चिड़िया, कांपी फिर थिर हो गई पंक्ति, थिर हो गई पत्ती। आधुनिक हिंदी नई कविता के बिंब विधान के स्वरूप को इस प्रकार से हमने समझने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों, आज हमने नई कविता के भाव पक्ष की कुछ विशेषताओं को पढ़ा। अब हमें चिंतन ये करना है कि ये विशेषताएं नई कविता के नएपन को किस प्रकार प्रतिपादित कर रही हैं, रेखांकित कर रही हैं। हम अगले व्याख्यान में कला पक्ष संबंधी भाषा, मिथक, छंद इत्यादि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।